रीजनल इंजरी की कुछ डिफिनेशन भी है। मतलब यूँ कह लीजिए कि हेड पे अगर या क्रेनियम में कोई चोट लग रही है तो उससे कौन कौन सी इंजरीज हो रही हैं, पहले उनकी डिफिनेशन देखिएगा अलग अलग। एक तो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। अब कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है ब्रेन का वो काम करना छोड़ दे, या फिर कोई स्ट्रक्चरल इंजरी, दैट मीन्स कि लेसरेशन हो जाए वहां पे, या फिर जो स्काल्प है उसमें कोई आपको डिसरप्शन, यानी जो क्रेनियल वॉल्ट है उसमें थोड़ा बहुत कहीं पे ऐसा लगे कि उसकी जो कंटिन्यूटी थी वो डिसरप्ट हो गई, यानी यूं कह लीजिए कि जो इंटरनल मैटर्स थे वो हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? हो सकता है कि जो क्रेनियल वॉल्ट हो या क्रेनियम बोन हो उसमें कोई फ्रैक्चर हो गया हो, जिसकी वजह से इंटरनल मटेरियल में क्या आएगा, जो मेनिंजीज है, जो ब्रेन है वो हर्निएट कर जाए या वो दिखाई देने लगे, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। और ये किस वजह से हो रही है? ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी बाहर से किसी मैकेनिकल फोर्स की वजह से अगर चोट लग रही है, तो चाहे वो तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसे जाता है, जैसे चोट लगी और इंसान भूल गया, उसे आगे पीछे की बातें ही नहीं याद आ रही, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। ये भी क्या, ड्यू टू ट्रामा ना, चोट लगने की वजह से ऐसा हुआ कि अब वो उसे चीजें जो है वो भूलने लगा। या फिर सीधे सीधे ये होता है कि सर फट गया, सर में चोट लगी और जो क्रेनियम था यानी जो स्कल बोन थी वो टूट गई, उसका फ्रैक्चर हो गया। तो अब ब्रेन, या हो सकता है कि मेनिंजेस जो है वो एक्सपोज हो जाए, वो दिखाई देने लगे। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या हुआ, चोट लगी थी, दैट मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स था जिसकी वजह से इंजरी हुई, इसलिए इसको नाम दिया गया ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। नेक्स्ट है क्लोज्ड हेड इंजरी। यानी अब इसमें जो है ब्रेन को डैमेज तो हो रहा है लेकिन जो स्कल है उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं हो रहा, विदाउट एनी फ्रैक्चर ऑफ द स्कल, या यूं कह लीजिए कि जो ड्यूरा मैटर है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाया। और अक्सर जो ये चोट होती है वो ड्यू टू ब्लंट ट्रामा, यानी कोई फोर्स तो लगा था लेकिन वो नोकीला नहीं था ना, वो नोकीला नहीं था, बल्कि हो सकता है किसी चौड़ी चपटी चीज से चोट लगी हो जिसके नतीजे में क्या हो, चोट तो पहुंची लेकिन जो क्रेनियम था या यूं कह लीजिए जो स्कल था उसका कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। तो ऐसी इंजरीज को क्या कहा जाता है, क्लोज्ड हेड इंजरी या नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी, यानी कि अभी जो स्कल है वो इंटैक्ट है। नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी भी इसको कहे। अब इसी का जस्ट अपोजिट ले लीजिए, ओपन हेड इंजरी या फिर पेनिट्रेटिंग इंजरी, यानी कि जो क्रेनियल वॉल्व था, जो स्कल था, अब वो क्या हो गया, उसमें फ्रैक्चर हो गया। उस फ्रैक्चर के नतीजे में क्या हो गया कि जो ब्रेन है, जो मेनिंजीज है वो एक्सपोज हो गई, वो डैमेज हो गई, वो बाहर की तरफ हमें दिख रही है। अब ये ज्यादातर जो ओपन हेड इंजरी जो होती है अक्सर जो है ये स्टैब वुंड के नतीजे में हो सकती है। आपने स्टैब वुंड पढ़ा हो, चॉपिंग के नतीजे में हो सकती है। चॉपिंग के लिए क्या चीज चाहिए, चॉपिंग इंजरी जो होती थी, चॉपिंग वुंड, या फिर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं ना, इसके नतीजे में भी। चॉप वुंड आप लोग भूल गए? जैसे अगर हम बात करें, हम पूछे कि व्हाट इज चॉप वुंड, ये चीज पढ़ी है? अरे भाई नाइफ कुल्हाड़ी, वगैरह से जो होती है। कुल्हाड़ी याद है? यस सर। अब इसमें क्या होता है कि मॉडरेटली शार्प एजेस होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा एकदम शार्प नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं, मॉडरेटली शार्प बट हैवी वेपन होता है, हैवी ऑब्जेक्ट होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि चोट लगती है और हो सकता है कि बोन जो है उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाए। तो चॉपिंग के नतीजे में भी ओपन हेड इंजरी किसे कहेंगे, पेनिट्रेटिंग, यानी कि अब वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर गए, है ना, दिस इज पेनिट्रेटिंग इंजरी। और एक और है जिसको हम कहते हैं मिसाइल इंजरी। नाम तो मिसाइल इंजरी है, मिसाइल के बारे में आजकल बहुत सुन रहे होंगे। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से अगर चोट लग रही है ब्रेन पे, कोई यहीं कह लीजिए कि जो स्कल है, क्रेनियम है, उसमें किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से अगर चोट पहुंच रही, इंजरी हो रही है, तो उसको हम कहते हैं मिसाइल इंजरी। और नाम भले मिसाइल है लेकिन अक्सर जो बुलेट की वजह से जो इंजरी होती है उसको कहा जाता है मिसाइल इंजरी। उसको क्या कहा जाता है, मिसाइल इंजरी ना। ये कुछ डिफिनेशन थी रीजनल इंजरीज से रिलेटेड। अब इसके बाद एक टर्म आता है पेरी आर्बाइटल हिमेटोमा। पेरी आर्बाइटल हिमेटोमा किसे कहेंगे? ऑर्बिटल रीजन में। हाँ, अराउंड द आर्बिट्स, अराउंड द आर्बिट्स अगर हेमेटोमा हो रहा है। अब
वैसे तो ब्लड जो है वो कहाँ पे जमा हो रहा है, आर्बिट्स के अराउंड, बट एक्चुअल में जो साइट होती है फ्रैक्चर की या जो इंजरी की साइट होती है वो कहीं दूसरी जगह होती है। बट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है इसलिए ब्लड ग्रेविटेशन की वजह से यहीं पे आके जमा होने लगता है। तो इसको कहा जाता है पेरी आर्बाइटल हिमेटोमा। इसकी बहुत सारी वजह है और इसके बहुत सारे नाम भी दिए गए। ब्लैक आई बहुत कॉमन नाम है, मल्टीपल रीजंस की वजह से अगर ब्लड आके आर्बिट्स के अराउंड जमा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ब्लैक आई। आप सीधे सीधे किसी के ऑर्बिट पे सीधे सीधे एक फिस्ट, क्लोज्ड फिस्ट से आप उसको जो है वार कर दीजिए, यानी कि मुक्का मार दीजिए सीधे सीधे क्रम पे, तो उसकी वजह से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आंखों के किनारे किनारे क्या है, पूरा कालापन आ गया। दैट इज ब्लैक आई। इसी को और भी बहुत सारे टर्म है, मेडिकल टर्म जिनको जाना जाता है, रैकून आई है, पंडा आई है ना। तो ये तमाम चीजें हैं, ब्लैक आई है, स्पेक्टेकल हिमेटोमा भी इसी को कहते हैं। ये सारे के सारे क्या है इसके, अगर देखा जाए तो इसके सब क्या है, सिनोनिम्स है। अब ये किस तरीके से होता है, अक्सर जो मोस्ट कॉमनली इसको हम मानते हैं बेसल स्कल फ्रैक्चर की वजह से। बेसल स्कल फ्रैक्चर, है ना, इसके नतीजे में जो हेमाटोमा होता है वो अराउंड द आर्बिट्स ये बनता है, और इसको कहा जाता है ब्लैक आइज, स्पेक्टेकल हेमाटोमा, रैकून आइज या पंडा साइन। कई नाम है। ये सब ब्लैक आई है, अक्सर जो है ड्यू टू लोकल ट्रामा, ड्यू टू लोकल ट्रामा जो होता है, आमतौर से अब लोकल ट्रामा होगा तो दोनों आंखों में एक साथ नहीं होगा, हो सकता है कि एक ही तरफ का हो। तो यूनिलैटरल ब्रूजिंग अगर हो रही है, ब्रूज के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे स्टेट है, ब्रूज उस इंजरी को कहते हैं जिसमें जो सुपरफिशियल स्किन होती है वो इंटैक्ट होती है और उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यूज में ब्लड आके जमा होने लगता है। तो यूनिलैटरल ब्रूजिंग हो रही है ड्यू टू लोकल ट्रामा, तो उसको कहा जाएगा ब्लैक आई। अब रैक्यून आइज क्या है, बेसल स्कल फ्रैक्चर, है ना, जो स्कल का बेस है उसके फ्रैक्चर के नतीजे में। अब आमतौर से ये सिमेट्रिकल होता है, बाइलैटरल होता है, सिमेट्रिकल और बाइलैटरल होता है। स्पेक्टेकल हेमेटोमा ये भी स्कल फ्रैक्चर की वजह से ही होता है, और यहाँ पे भी जस्ट लाइक आई ग्लास फ्रेम, जैसे हम लोग लगाते हैं ना स्पेक्टेकल्स, चश्मे, उसी की तरीके से ये पूरा का पूरा दोनों तरफ बाइलेटरली आपको हिमाटोमा नजर आएगा, तो उसको कहा जाता है स्पेक्टेकल हेमाटोमा। और तीसरा जो है पंडा साइन, पंडास पे देखिए उनकी जो आईज होती है उनके अराउंड जो है ब्लैक कलर का दिखता है ना, ये भी क्या होता है, स्कल फ्रैक्चर और कभी कभी न्यूरोब्लास्टोमा की वजह से भी, जस्ट लाइक पंडा, जैसे मेट्रिकल इसकी भी अपीयरेंस होती है, ऑलमोस्ट सेम है। ये सब के सब क्या है, पेरी आर्बाइटल हिमेटोमा के अलग अलग नाम है, अलग अलग वेरिएंट है। ब्लड ब्लीडिंग हो सकता है यहाँ पे हो रही हो, यहाँ पे हो रही हो ना, यहाँ पे हो रही, और इसके नतीजे में ब्लड जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आके अराउंड द आर्बिट्स जमा होने लगता है, और इसके अलग अलग नाम दिए। यूनिलेटरल है तो उसको ब्लैक आई कहते हैं, यूजुअली ड्यू टू लोकल ट्रामा ये प्रोड्यूस होता है। अब आइए स्कल फ्रैक्चर्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्कल फ्रैक्चर्स होते हैं। अब इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन चलिए ठीक है, स्कल फ्रैक्चर तो हो रहा है, बहुत सारे इसके वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्कल फ्रैक्चर, यानी खोपड़ी के फ्रैक्चर का सबसे कॉमनेस्ट काज क्या हो सकता है। एक्सीडेंट, ट्रॉमा। ट्रामा तो किसी भी चीज का कहेंगे वो ट्रामा ही होगा, तो ट्रामा तो हटा दीजिए, है ना। एक्सीडेंट आपने कहा, वेरी गुड, है ना। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्कल फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्कल फ्रैक्चर क्या, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ये सबसे कॉमन है। सेकंड नंबर पे क्या, फॉल फ्रॉम हाइट। दूसरे नंबर पे क्या है, फॉल फ्रॉम हाइट, यानी किसी ऊंचाई से कोई गिर रहा हो तो हो सकता है कि उसके स्कल में फ्रैक्चर आ जाए। कॉमनेस्ट काज क्या है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, दीज आर द कॉमनेस्ट काज ना। अब ये चीज हो गई। अब इसमें इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं स्कल फ्रैक्चर के, उनके लोकेशन की वजह से या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी उसकी वजह से इनको अलग अलग टाइप में हमने डिवाइड किया। नंबर एक, लीनियर या फिशर फ्रैक्चर। लीनियर या फिशर फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ, एक सीधी लाइन में अगर फ्रैक्चर हो रहा है, लीनियर क्रैक्स हो रहा है, जो अक्रॉस द स्कल कह लीजिए कि, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लीनियर या फिशर फ्रैक्चर में, कि फ्रैक्चर तो हो रहा है एक लाइन में, पूरी पूरी खोपड़ी पे इस तरीके से हो सकता है फ्रैक्चर हो, लेकिन जो दोनों बोन है, या यूं कह लीजिए कि जो फ्रैक्चर के फ्रेगमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहते हैं, बस एक हल्का सा क्रैक बन जाता है, तो इसको कहा जाता है लीनियर या फिशर फ्रैक्चर, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्चर तो हो रहा है
बट बोन अपनी जगह पे मौजूद है, वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो ऐसे फ्रैक्चर्स को कहा जाता है लीनियर या फिशर फ्रैक्चर। अच्छा, बच्चों में भी बड़ा कॉमन है, उनकी बोन जो है वो थोड़ी सी नर्म होती है, तो बच्चों में लीनियर फ्रैक्चर बड़ा कॉमन है, किसी भी बोन में हो सकता है, उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। उसमें भी इस तरीके से एक पूरी लीनियर फ्रैक्चर होता है, बट बोन जो है उस वो डिस्प्लेस नहीं होती है। अक्सर लॉन्ग बोन में देखा जाता है, बच्चों में उसको कहा जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर उसको कहा जाता है बच्चों में। दूसरा है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिप्रेशन से नहीं बल्कि दूसरे लफ्जों में लेके आइए, डिप्रेस के माने क्या हुआ, अंदर की तरफ धसा हुआ। मान लीजिए ये खोपड़ी थी, अब यहाँ पे अगर फ्रैक्चर होगा तो ये हिस्सा जो है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ धस जाए, है ना, तो इसको कहा जाता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ना, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। कोई एक पोर्शन है बोन का जो अंदर की तरफ धस जाए, जितनी थिकनेस में चोट लगी थी वो पूरी की पूरी अंदर की तरफ अगर धस जाए, तो उसको कहा जाता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। और इसी का दूसरा नाम है सिग्नेचर फ्रैक्चर, भी इसी को कहा जाता है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को ही क्या कहा जाता है, सिग्नेचर फ्रैक्चर। अब सिग्नेचर फ्रैक्चर क्यों कहा जाता है, ये हैश जो है ये फ्रैक्चर के लिए यूज किया जाता है ना। सिग्नेचर फ्रैक्चर क्यों कहा जाता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को, क्यों, क्योंकि ये उसी शेप में पाया जाता है जिस शेप का वेपन हो, जिस शेप का वेपन होता है, यानी जिससे चोट लगी हो लगभग वही शेप जो है स्कल की बन जाती है। तो उस इसीलिए इसको कहा जाता है सिग्नेचर फ्रैक्चर, या दूसरे लफ्जों में लैटिन वर्ड में इसको कहा जाता है फ्रैक्चर आ ला सिग्नेचर। ठीक, ये इस तरीके से है। अब इसमें दो तरीके से, एक तो एलिवेटेड फ्रैक्चर हो सकता है, एक जो होता है पॉन्ड और इंडेंटेड फ्रैक्चर, ये दो तरीके हैं। एलिवेटेड का मतलब ये हुआ कि अब स्कल है, चोट लगी यहाँ पे, तो एक तरफ की हड्डी जो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाए, है ना, थोड़ा सा ये बाहर की तरफ आ जाए, तो इस तरीके के फ्रैक्चर को हम एलिवेटेड फ्रैक्चर। तो ये बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा सा एक तरफ को क्या था, नोकीला था, जिसकी वजह से वो हड्डी को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा ले गया, दैट इज एलिवेटेड फ्रैक्चर। ये सब टाइप है किसकी, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर की या सिग्नेचर फ्रैक्चर की। दूसरा क्या है, पॉन्ड आर इंडेंटेड फ्रैक्चर। अब इसमें पॉन्ड का मतलब ये होता है कि फ्रैक्चर आया, कोई गोल सी चीज थी, उसने इस तरीके से खोपड़ी को अंदर की तरफ धसा दिया, पॉन्ड आर इंडेंटेड फ्रैक्चर, यानी अंदर की तरफ जब वो धस गया, अंदर की तरफ धस गया, तो अक्सर जो है इस तरीके के फ्रैक्चर को पिंग पोंग फ्रैक्चर भी कहा जाता है। फिर क्या है, एक टर्म और आता है, इसका नाम है कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर। कम्युन्यूटेड का मतलब ये है कि मल्टीपल फ्रैक्चर हो, दो या उससे ज्यादा जो है क्रेनियम में एक ही जगह पे आपको देखने को मिले, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स अगर मिल जाएं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई फ्रैक्चर की साइट थी, तो यहाँ पे अब ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ, ऐसे भी हुआ, मतलब कई कई टुकड़े में तब्दील हो जाए, छोटे छोटे कई टुकड़े में, जैसे कांच पे चोट लगती है, शीशा होता है, उस पे अगर किसी मान लीजिए पत्थर से या किसी चीज से चोट लग, तो शीशा पूरा अपने उस गोलाई में नहीं टूटता, बल्कि क्या होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे जो है टुकड़े बन जाते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर इस तरीके से अगर स्कल पे भी फ्रैक्चर होगा तो उसको हम कहेंगे कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, और इसी को कहा जाता है स्पाइडर वेब, स्पाइडर वेब फ्रैक्चर, या फिर मोजाइक फ्रैक्चर, या मोजाइक पैटर्न का फ्रैक्चर भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कम्युन्यूटेड को ना, मोजाइक पैटर्न का फ्रैक्चर भी इसको कहा जाता है, यानी मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो जाए, स्कल बोन जो हो जाता है वो कई पीसेज में टूट जाए, अलग अलग, कोई छोटी कोई बड़ी कोई लंबी कोई पतली, है ना, तो इसको कहेंगे हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। अक्सर जो है ये व्हीकुलर एक्सीडेंट, यानी व्हीकल के एक्सीडेंट से, या कोई ऊपर से बहुत ऊपर से ऊंचाई से अगर गिर रहा है हार्ड सरफेस पे, है ना, तो इससे हो सकता है कि इस तरीके की चोट लग सकती है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो सकता है। फिर एक टर्म आता है गटर फ्रैक्चर। गटर फ्रैक्चर, गटर क्यों कहते हैं, गटर देखा है ना आप लोगों ने, वाइट इज कॉल्ड गटर फ्रैक्चर। यहाँ पे क्या होता है कि जब चोट लगती है, मान लीजिए ये किसी भी वजह से, चाहे ईंट से, पत्थर से, लोहे से, किसी भी चीज से अगर चोट लग रही है स्कल पे, और वो जहां पे फ्रैक्चर हो रहा है वो पूरी बोन ही वहां से क्या हो जाए, गायब हो जाए, रिमूव हो जाए, बोन क्या हो जाए, रिमूव, यानी अंदर का पूरा जो हिस्सा है, जो मटेरियल है वो एक्सपोज हो जाए, वो दिखाई देने लगे,
उस पूरे हिस्से में जो चोट लगी थी जहां पे फ्रैक्चर हुआ था। तो ऐसे फ्रैक्चर को कहा जाता है गटर फ्रैक्चर। अक्सर जो है ये बुलेट वुंड में देखने को मिलता है। अगर ऑब्लिकली थोड़ा सा टेढ़े यहाँ से बुलेट मान लीजिए पास हो गई, एक तरफ से आई एक तरफ से पास हुई, तो अपने ऊपर का हिस्सा वो पूरा का पूरा उसने गायब कर दिया स्कल का। तो इसको कहा जाता है गटर फ्रैक्चर या सॉरी गटर फ्रैक्चर, जिसमें क्या हो बोन जो है वो पूरी तरीके से क्या होती है, रिमूव हो जाती है, और जो मेनिंजीज है या ब्रेन है वो पूरा का पूरा हमें दिखाई देने लगता है। ये गटर फ्रैक्चर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना, लीनियर या फिशर फ्रैक्चर में क्या होता है, सिर्फ एक लाइन पतली सी बनती है इस तरीके से ना, लेकिन बोन अपनी जगह पे क्या है, इंटैक्ट है। तो इसको हमने नाम दे दिया लीनियर या फिशर फ्रैक्चर का। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है, जो बोन का हिस्सा है, जो टूटा हुआ हिस्सा है, वो अंदर की तरफ क्या हो जाए, धस जाए, है ना, अंदर की तरफ, जो लेवल है स्कल का उससे अंदर चला जाए, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। अब इसी डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के दो टाइप होते हैं। एक तो ये है एलिवेटेड फ्रैक्चर, दूसरा जो है पॉन्ड फ्रैक्चर ना। एलिवेटेड फ्रैक्चर जो है, इसमें जो बोन फ्रेगमेंट, अब यहाँ पे मान लीजिए आया किसी चीज से चोट लगी, बट उसका एक हिस्सा क्या किया उसने, क्या किया, स्कल को या खोपड़ी को या उसकी बोन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया, यानी बोन फ्रेगमेंट जो था वो ऊपर की तरफ उठ गया, लेवल ऑफ द स्कल से ऊपर हो गया, तो इसको हमने एलिवेटेड फ्रैक्चर का नाम दे दिया। ये डिप्रेस्ड फ्रैक्चर की सब टाइप है। दूसरा जो है पॉन्ड फ्रैक्चर या इंडेंटेड फ्रैक्चर, क्या इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है अंदर की तरफ, जो है वो पोर्शन जो पूरा धंस जाता है, डिप्रेस हो जाता है। जैसे अभी मिसाइल पड़ रही है तो गड्ढा पड़ जा रहा है ना जमीन पे, सेम ऐसे ही अगर किसी चीज से, कोई वजनी चीज थी, गोल थी या पत्थर था बड़ा सा, उससे चोट लगी और उसने क्या किया, जो स्कल था वो अंदर की तरफ, उसकी वजह से क्या फ्रैक्चर क्या हो जाए, वो धंस जाए वो हिस्सा, तो उसको हम कहेंगे पॉन्ड या इंडेंटेड फ्रैक्चर। और इसी पॉन्ड या इंडेंटेड फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है, एक नाम और है, पिंग पोंग हाँ पॉन्ग पिंग बॉल। पोंग फ्रैक्चर है ना। इसको नाम इस वजह से पिंग पोंग फ्रैक्चर, पिंग पोंग की बॉल होती है छोटी छोटी, प्लास्टिक की होती है, तो उसी के जैसा ये दिखता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया। दूसरी चीज ये है कि बच्चों में ये बहुत कॉमन, क्योंकि उनकी जो बोन है उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एडल्ट, तो ऐसे में ज्यादा चांस होता है कि बजाय फुल फ्रैक्चर के बोन क्या हो, वो डिप्रेस हो जाए, अंदर की तरफ धस जाए। तो ये दोनों, चाहे एलिवेटेड फ्रैक्चर हो या पॉन्ड फ्रैक्चर हो, ये किसकी टाइप है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर की। इसके बाद कम्युनिटेड फ्रैक्चर, यानी बहुत सारे, अब यहाँ पे मल्टीपल देखिए फ्रैक्चर की साइट आपको दिख रही होंगी, है ना, बहुत सारे टुकड़े, छोटा बड़ा, है ना, अलग अलग शेप एंड साइज का अगर इस तरीके से फ्रेगमेंट्स बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटेड फ्रैक्चर। फिर आता है गटर फ्रैक्चर। गटर का मतलब ये होता है कि उसमें पूरा का पूरा वो जो पोर्शन है वो पूरा वहां से गायब हो जाए, हट जाए, गटर फ्रैक्चर में। तो अब मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल था, या मान लीजिए ये बुलेट है, चोट लगी यहाँ से, और यहाँ से ये क्या किया, निकल गई, लेकिन जितनी दूर इसने क्या किया, ट्रेवल किया, उस एरिया की पूरी हड्डी जो है वो गायब हो गई स्कल की। तो वहां पे जो मेनिंजेस थी, जो ब्रेन था, वो क्या हो गया, वो एक्सपोज हो गया, वो दिखने लगा, तो इसको हम कहते हैं गटर फ्रैक्चर, है ना। कम्युनिटेड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है, स्पाइडर वेब फ्रैक्चर या मोजाइक पैटर्न फ्रैक्चर इसको भी कहा जाता है। अभी और बहुत सारे हैं, ये तो अभी थोड़ा सा। रिंग फ्रैक्चर, व्हाट इज रिंग फ्रैक्चर, ये बेसिकली एक तरीके का क्या फिशर फ्रैक्चर है। आमतौर से कहाँ पे देखने को मिलता है, बेस ऑफ द स्कल पे। अब बेस ऑफ स्कल में कौन सा एक बड़ा सा फोरामेन है, मैग्नम। मैग्नम, हाँ अराउंड फोरामेन मैग्नम, यहीं पे ये देखने को मिलता है, इसका होगा, है ना, यहाँ पे फोरामेन मैग्नम, उसी के अराउंड जो एक सर्कुलर फ्रैक्चर अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको कहा जाता है रिंग फ्रैक्चर, है ना, रिंग फ्रैक्चर। अक्सर ये जो फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है किसमें मिलता है, अगर कोई पर्सन है, अब देखिए इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। मान लीजिए कोई ऊपर से गिर रहा था, फॉल फ्रॉम हाइट, ऊपर से कोई गिर रहा था, लेकिन गिरा कैसे, वो सर नीचे पैर ऊपर नहीं, बल्कि वो पर्सन ऐसे था और ऐसे गिरा, समझ रहे हैं कैसे गिरा। ये मान लीजिए दो पैर है, गिरा किस पे, बटक्स पे, डायरेक्ट जो उसका पूरा का पूरा जोर कहाँ पे गया, बटक पे गया, या डायरेक्टली फीट पे गया, तो उससे जो फोर्स है, नीचे से जो फोर्स है वो ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ से फोर्स, अब मान लीजिए ये हार्ड सरफेस पे आगे गिरा,
फोर्स ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होगा। अब जब ये फोर्स ऊपर की तरफ ट्रांसमिट होगा तो स्पाइनल कॉलम के जरिए सबसे पहले कहाँ पे आएगा, यही फोरापेन मैग्नम के अराउंड आएगा, और यहीं पे आपको एक सर्कुलर फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं रिंग फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमनली जो है ये फॉल फ्रॉम हाइट ना, हाइट से कोई गिर रहा है, लेकिन गिर रहा है कैसे, या तो बटक पे गिर रहा है या फिर फीट पे गिर रहा है ना? या फिर डायरेक्टली हो सकता है कि डायरेक्टली किसी ने बहुत हैवी ब्लो, बहुत तगड़ी उसको चोट लग गई कहाँ पे, जो ऑक्सीपिट है उसके नीचे, बिलो द ऑक्सीपिट, तो इसकी वजह से भी रिंग फ्रैक्चर बन सकता है। उसके बाद क्या है, डायस्टेसिस या सूचरल फ्रैक्चर, ये बहुत कॉमन है, बहुत आम है। सूचरल फ्रैक्चर यानी जो सूचर लाइन है, अक्सर जो है नौजवान बच्चों में, नए बच्चों में, जो अर्ली एज के बच्चे हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है सूचरल फ्रैक्चर। चोट लगी सर पे, कोई बहुत हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट था जिसकी वजह से चोट लग गई, तो सूचर पे थ्रू द सूचर जो है फोर्स पास हो रहा है, तो सूचर क्या करता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया, बस जो सूचर लाइन होती है वो थोड़ी सी वाइड हो जाती है। जो स्कल सूचर है वो क्या करते हैं, वो थोड़े से वाइड हो गए ये, तो ऐसे फ्रैक्चर को क्या कहा जाएगा, सूचरल फ्रैक्चर, है ना, या डायस्टेसिस फ्रैक्चर इसको कहा जाता है। और अक्सर ये फ्रैक्चर जो होता है अकेले भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो होता है ये फिशर फ्रैक्चर के साथ पाया जाता है, यानी जो लीनियर फ्रैक्चर होता है उसी की एक तरीके से कह लीजिए कि ये सब टाइप है। नेक्स्ट जो है वो कंटरकूफ फ्रैक्चर। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कंटरकूफ फ्रैक्चर में क्या होता है कि चोट लगी दाएं और असर कहाँ पे आ रहा है, बाएं। सिंपल सी भाषा में कहें, पीछे लगी चोट और असर कहाँ पे आ रहा है, फ्रंटल बोन पे आ रहा है। ऑक्सीपिट पे चोट लग रही है, फ्रंटल बोन पे अगर उसका पूरा जो है हमें उसका असर दिखाई दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं कंटरकूफ फ्रैक्चर ना, कंटरकूफ फ्रैक्चर। यानी कहने का मतलब ब्लो जो है वो यहाँ पे था, इस तरफ है, मान लीजिए पैराइटल बोन पे है, लेफ्ट साइड पे है, और फ्रैक्चर बना कहाँ पे, राइट साइड के पैराइटल बोन पे। तो इस तरीके के फ्रैक्चर को, फ्रैक्चर अकर्स अपोजिट टू द साइट ऑफ इम्पैक्ट, जहां पे चोट लगी थी उसके अपोजिट साइड में अगर फ्रैक्चर हो रहा है ना, तो इसको कहा जाता है कंटरकूफ फ्रैक्चर। टेम्पोरल बोन पे लगी तो अपोजिट साइड के टेम्पोरल बोन पे आपको देखने को मिलेगा इसका फ्रैक्चर। कंटरकूफ बहुत आसान है समझना, यानी जहां चोट लगी उसके अपोजिट साइड में अगर फ्रैक्चर बन रहा है तो उसको हम कहेंगे काउंटरकूफ फ्रैक्चर, बहुत आसान है। फिर है ब्लो आउट फ्रैक्चर। अब ब्लो आउट फ्रैक्चर देखिएगा, ब्लो आउट ना, अब डायरेक्ट जो है ट्रामा कहाँ पे हो रहा है, आईज पे, आईज पे डायरेक्ट जो है ट्रामा हो रहा है, यानी जो बोनी आर्बिट है वहां पे पूरा फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो आर्बिटल वाल है, जो आर्बिट्स की वाल है, वो क्या कर रही है, वो उसका फ्रैक्चर हो रहा है ना, फ्रैक्चर ऑफ द आर्बिटल फ्लोर। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो अंदर का मटेरियल है वो हो सकता है कि हर्निएट कर जाए कहाँ पे, इनटू मैक्सिलरी साइनस। और जब मैक्सिलरी साइनस में ये हर्निएट करता है, मैक्सिलरी साइनस में हर्निएट करता है, तो ऐसे में जब इसकी हम लोग रेडियोग्राफी कराते हैं, या यूं कह लीजिए कि एक्सरे कराते हैं मैक्सिलरी साइनस का, या हेड का जो एक्सरे कराते हैं फेस का, तो ऐसे में हमें लगे जब कोई चीज हर्निएट, ये नीचे आप देखिए जैसे ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको कहा जाता है टीयर ड्रॉप साइन, है ना। तो टीयर ड्रॉप साइन जो है किसमें मिलती है, ब्लो आउट फ्रैक्चर में, है ना। टीयर ड्रॉप साइन यानी मैक्सिलरी साइनस के जरिए से जो ब्रेन का या मेनिंजीज का जो पार्ट है वो हर्निएट करने लगे, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाए। ऐसे में जब रेडियोग्राफी कराई जाएगी तो उस रेडियोग्राफ में आपको क्या मिलेगा, एक कोई चीज ऐसे लगेगी जैसे कि आंसू इस तरीके से नीचे की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ड्रॉप की शक्ल में, तो उसको कहा जाता है टीयर ड्रॉप साइन। और ये किसमें मिलता है, ब्लो आउट फ्रैक्चर में मिलता है। अब आइए बेसिलर फ्रैक्चर, यानी सीधे सीधे क्या कहेंगे, बेसल स्कल फ्रैक्चर, यानी जो स्कल का बेस होता है ये आमतौर से वैसे भी क्या होता है, थोड़ा सा कमजोर होता है, थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। तो अब इसमें हो सकता है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर होगा। तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा का जो फ्रैक्चर होता है ये डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से होता है, और अक्सर इसका जो फ्रैक्चर देखने को हमें मिलता है वो आर्बिट्स में या क्रिब्रिफॉर्म पैलेट में, ड्यू टू कंटरकूप इंजरी, है ना। अब इसमें क्या जो कहानी मिलती है, पेशेंट जो आएगा एपिस्टैक्सिस लेके आएगा, सीएसएफ राइनोरिया लेके आ सकता है ना, और साथ ही साथ क्या ब्लैक आई, बेसल फ्रैक्चर है
तो ऐसे में क्या होगा, ब्लैक आई जरूर मिलेगी। एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो सकता है, इसमें मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर हो सकता है, या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, तीनों का ही फ्रैक्चर हो सकता है। कहानी क्या है, आपको रैकून आई मिल सकती है, बैटल साइन एक चीज होती है, बैटल साइन भी होती है। बैटल साइन के बारे में अभी बाद में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, यहाँ पे छोड़ दीजिए। इसकी साइन क्या होती है, एक तो सीएसएफ प्राइनोरिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें मिलती है, किसमें, बेसल स्कल फ्रैक्चर में। बेसल स्कल फ्रैक्चर में सीएसएफ प्राइनोरिया बहुत जरूरी मिलती है। साथ ही साथ जो है ब्लैक आई हो सकता है ना, या फिर रैकून साइन या पंडा साइन भी हो सकता है। फिर एक और है जिसको हिंग या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी कहते हैं, यानी बेस ऑफ द स्कल, या ये भी क्या है, ये स्कल के बेस का ही ये भी फ्रैक्चर है ना। लेकिन अब ये किस वजह से हो रहा है, अक्सर जो है ये होता है मोटरसाइकिलिस्ट की वजह से। मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर भी इसको कहते हैं, हिंग या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को। पहले इसका नाम लिख लीजिए, इसको क्या कहा गया, मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर भी इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे कॉमन जो होता है ये इन्हीं लोगों में मिलता है ना, साइड इम्पैक्ट की वजह से। मान लीजिए कि क्या हुआ, मोटरसाइकिल जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, एक तरफ को वो गिर गया ना, या फिर किसी दूसरे सामने वाली अपोजिट साइड में क्या हुआ, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो साइड इम्पैक्ट होता है उसके नतीजे में जो बेस ऑफ द स्कल है वो पूरी तरीके से क्या हो, स्प्लिट हो जाए इस तरीके से। अगेन द ये जो सेला टर्सिका है इसी के साथ साथ ये क्या हो रहा है, ये पूरा स्प्लिटिंग हो रहा है, यानी स्कल जो है वो दो हाफ में डिवाइड हो जाए। तो मोस्ट कॉमनली अगर पूछे कि हिंग या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर किस में पाया जाता है, तो मोटरसाइकिल जो सवार होते हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट का फ्रैक्चर होता है उसी को कहा जाता है हिंग या ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है कि मान लीजिए अब ये दो हाफ में बट गई बॉडी, सॉरी स्कल जो है दो हाफ में बट गया, तो अब सामने वाला पर्सन जो होगा बैठा रहेगा, लेकिन उसका स्कल जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे, जैसे कभी आपके मुंह में कुछ रखा हुआ है, आप बोलना नहीं चाहते, किसी ने पूछा ये काम कर दें, तो आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे स्कल को कर दीजिए, यानी खोपड़ी ऊपर नीचे कर दीजिए। करते हैं ना हम लोग इशारे में जब बात करनी होती है, जब मना करना होता है तो दाएं बाएं कर देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसी की वजह से, क्योंकि अब ये दो हाफ में बट गया, इसका एक दूसरे पे कमांड नहीं रहता, तो दोनों जो है इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, एक ऊपर जाता है एक नीचे आता है। तो इसको क्या कहा जाता है, नोडिंग फेस साइन, नोड करना, जो इशारे में सिर्फ बात करते हैं, इसको कहा गया नोडिंग फेस साइन। किसमें मिलता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में, है ना, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर या हिंग फ्रैक्चर में, जिसको मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, ये इतने सारे फ्रैक्चर हैं, थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। फोटो बड़ा क्लियर कट इसका मिला है ना। जी ये सर। समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। अब एक चीज और यहाँ पे, एक कभी कभी हम लोग बात करते हैं कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर की। व्हाट इज कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर, सवाल ये है कि कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर किसे कहेंगे। तो कुछ नहीं, कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर क्या होता है, इसमें जो होता है स्कल फ्रैक्चर भी होता है, साथ ही साथ लेसरेशन भी होता है, किसका, स्काल्प का। तो जब दोनों चीजें एक साथ मौजूद होती हैं तो इसको कहा जाता है कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर ना, ये चीज है। लेसरेशन ऑफ स्काल्प प्लस फ्रैक्चर ऑफ स्कल बोन, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, कंपाउंड स्कल फ्रैक्चर कहा जाता है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज है ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर। मान लीजिए कोई इंजरी हुई, इंजरी के नतीजे में पहले क्या हुआ, एक लीनियर या फिशर फ्रैक्चर डेवलप हो गया, लीनियर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद जो सीएसएफ है, सीएसएफ किसके बीच में रन करता है, बिटवीन, ड्यूरामेटर, पायमेटर। ड्यूरा और पाया के बीच में भी एक मैटर होती है, सब एराकनॉइड। एरेक्नाइड मैटर होता है ना। हम्म, तो लेप्टोमेनिंजीस वैसे किसे होता कहते है हैं, लेप्टोमेनिंजीस किसे एराकनॉइड कहते हैं, मैटर को। एरेक्नाइड मैटर और एराकनॉइड पाया और मैटर पाया को, पाया पाया पाया। को, दोनों को लेप्टोमेनिंजीस, और इन्हीं के बीच में सीएसएफ जो है वो रन करता है। तो अब मान लीजिए कि लीनियर फ्रैक्चर हुआ तो सीएसएफ जो है, यानी जब सीएसएफ जो है वो हर्निएट करेगा, सीएसएफ निकलने का मतलब क्या है, जो मेनिंजीज है
वो भी बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्चर को कहा जाता है ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर या एक्सपेंडिंग लीनियर फ्रैक्चर इसको कहा जाता है। ड्यूरा मैटर में टीयर हो गया, और जो लेप्टोमेनिंजिस थी यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना, वो धीरे धीरे क्या कर रही, हर्निएट कर रही है, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गई, यानी जो एरिया था वो धीरे धीरे क्या हो गया, वाइड होता चला गया। तो ऐसे फ्रैक्चर को कहा जाता है ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर। अब एक तीसरी चीज है हैलो साइन या रिंग साइन। ये थोड़ा सा मतलब एक साइन है जिससे डिफरेंशिएट किया जाता है कि ब्लड में सीएसएफ है या नहीं, यानी हेड इंजरी हुई, उसमें ब्लड आ रहा है, अब आपको ये देखना है कि सिर्फ ब्लड ही आ रहा है या ऐसा नहीं तो सीएसएफ लीक नहीं कर रहा है इसमें। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, सीएसएफ लीकेज को देखने के लिए, चाहे नोज से या ईयर से, खासतौर से बेसल स्कल फ्रैक्चर में सीएसएफ प्राइमोरिया के बारे में हमने बताया था, तो उसको देखने के लिए जो चीज की जाती है, जो टेस्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है हेलो साइन या रिंग साइन। अब करते कैसे है ना, जो सीएसएफ होता है, सीएसएफ जो होता है वो आमतौर से ब्लड से सेपरेट किया जा सकता है, कैसे, इसी जो मिक्सचर है इसको बस एक फिल्टर पेपर पे सिंपली आप रख दीजिए, फिल्टर पेपर है ये, इस पे रख दीजिए। तो अब यहाँ पे बीच में ब्लड रहेगा और अराउंड द ब्लड किनारे किनारे जो है हल्का सा येलोइश कलर का एक अलग मटेरियल बनता चला जाएगा, एकदम सर्कुलर शेप में। तो उसी को हेलो साइन या रिंग साइन कहते हैं, जो किसका है, वो सीएसएफ का होता है, तो इसको हम कहते हैं सीएसएफ रिंग, है ना। ये फिल्टर पेपर है, और ये किस लिए देखने को मिलता है, बेसल स्कल फ्रैक्चर में ये देखने को मिलता है कि ब्लड में सीएसएफ मिक्स है या नहीं है। सही। इसके बाद एक बैटल साइन की बात हमने की थी, बैटल साइन क्या होता है, तो बैटल साइन बेसिकली कुछ नहीं है ना, बेसल स्कल फ्रैक्चर में ही होता है, और बार बार जो है अगर किसी को बार बार एक ही जगह पे पंच किया जाए, चोट पहुंचाई जाती रहे, कहाँ पे, जो मॉस्टाइड रीजन है बिहाइंड द ईयर, ना बिहाइंड द ईयर। अब वो बेसल स्कल फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकता है, और रिपीटेड ट्रामा अगर किसी को हो रहा है, बार बार चोट लग रही है, तो उसके नतीजे में, और अक्सर ये जो बैटल साइन है ये किस में देखने को मिलती है, जो बॉक्सर्स होते हैं, बॉक्सर्स, है ना, क्योंकि यहाँ बार बार जो है कान के पीछे उनको चोट लगती रहती है, तो उनके नतीजे में भी हमें क्या दिखती है, ये बैटल साइन देखने को मिलता है, रेट्रो आरिकुलर या मास्टाइड इकाइमोसिस भी इसको कहते हैं। हम्म, अक्सर जो है ये मिडिल क्रेनियल फोसा का, अगर खास तौर से मिडिल क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर में ये बैटल साइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये अलग अलग बहुत सारे फ्रैक्चर थे, कुछ जरूर याद रखिएगा, काम आएगा। फिर अब वही, अभी आपने काउंटर कूप पढ़ा था, अब जरा सा इनको देख लीजिए कि व्हाट इज कूप इंजरी एंड व्हाट इज काउंटर कूप इंजरी, किसे कहते हैं। तो कूप इंजरी का मतलब ये होता है कि वो इंजरी जो कहाँ पे प्रोड्यूस हो, एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट, यानी जहां पे चोट लग रही है वहीं पे फ्रैक्चर हो रहा है, वहीं पे हिमेटोमा डेवलप हो रहा है, हेमरेज वहीं पे हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कूप इंजरी। और कंटर कूप इसी का जस्ट अपोजिट है, अपोजिट टू द साइट ऑफ द इम्पैक्ट। अगर इंजरी वहां पे प्रोड्यूस हो रही तो उसको हम कहेंगे काउंटर कूप इंजरी। आमतौर से जो कूप इंजरी होती है वो माइल्ड होती है, क्योंकि वो सामने से दिख रही होती है, हम कितना एक्सटेंट तक वो फैली हुई वो हमें पता है। लेकिन काउंटर कूप इंजरी जो है, इसको एस्टिमेट करना कि किस हद तक चोट लगी होगी बड़ा मुश्किल है। तो अक्सर जो है काउंटर कूप इंजरी ये बहुत सीवियर होती है, यानी इम्पैक्ट कहीं और पड़ा था, चोट अगर कहीं दूसरी जगह नजर आ रही, दैट मीन्स कि बहुत सीवियर इम्पैक्ट था, उसकी वजह से एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके हिमेटोमा डेवलप हो रहा है या फ्रैक्चर हो रहा है, तो बहुत शीयर फोर्स लगा होगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा होगा, इसलिए अक्सर जो है काउंटर कूप इंजरी जो है ये बहुत सीवियर होती है। अब कूप इंजरी क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ब्रेन, और काउंटर कूप वैक्यूम एंड सक्शन फोर्स, यानी कि पीछे की तरफ चोट लगी और एक सक्शन फोर्स बना जो सामने की दीवार पे कह लीजिए, सीधे सीधे कहें तो अपोजिट साइड की जो वॉल थी या आर्बिट था, वहां पे जाके उसको जो है फ्रैक्चर हुआ, वहां पे हिमेटोमा डेवलप हो गया। एक्सटर्नल इंजरी कूप इंजरी में तो प्रेजेंट होगी, लेकिन काउंटर कूप इंजरी में अक्सर जो एक्सटर्नल इंजरी जो है ये एब्सेंट होती है, पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि एक्चुअल में चोट लगी कहाँ थी, जब तक कि वो सामने वाला पर्सन हिस्ट्री ना दे दे ना। हेड इन मोशन, कूप इंजरी में हेड मोशन में नहीं रहता, यहाँ पे देखिएगा, ये कूप इंजरी, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ और सामने से कोई आया, उसने एक बेसबॉल लिया था या लोहे की रॉड ली थी, उससे डायरेक्टली जो है मेरे सर पे वार कर दिया, तो यहीं पे क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया, जहां पे चोट लगी थी, ये फोर्स है, डायरेक्ट डायरेक्ट लगा, तो इसको हम कहेंगे कूप इंजरी। लेकिन अचानक से मैं खड़ा था, चक्कर आया या किसी वजह से मैं गिर गया,
और ऑक्सीपिटल रीजन पे आमतौर से लोग गिरते हैं तो पीछे सर का पिछला हिस्सा ही पहले जमीन से टकराता है, हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है। तो ऐसे में क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट क्या था, ऑक्सीपिट था। यहां से समझिएगा, ये तो प्राइमरी फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत छोटा सा फ्रैक्चर हो या ना पता चले, लेकिन ड्यू टू वैक्यूम या सक्शन फोर्स, जो फोर्स आके लगा सबसे ज्यादा वो कहाँ पे लगा, फ्रंटल बोन पे ना, फ्रंटल बोन पे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सा एरिया में क्या हो गया, हिमेटोमा डेवलप हो गया, हिमेटोमा। तो अब ये बहुत सीवियर होगा ना, पता भी नहीं चलेगा कितने अंदर तक ये फैले, हम सीवियरिटी पता नहीं कर सकते। तो ये होता है जब अपोजिट साइड में जाके हिमेटोमा या फ्रैक्चर डेवलप हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कांटरकूप, है ना, कांटरकूप। तो अब हेड इन मोशन की बात थी, फिक्स्ड है, अगर हम खड़े हुए हैं वहां पे चोट लगी दैट इज फिक्स्ड है, कूप इंजरी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि काउंटर कूप में हेड मोशन में रहता है, यानी सर जो है खड़ा हुआ था, नीचे की तरफ गिर गया, फॉल हुआ, तो गिरने की वजह से क्या है, हेड जो है वो मोशन में ही तो था, उसकी वजह से जो है फोर्स जो है वो ट्रांसमिट हुआ सामने वाली वाल पे, यानी फ्रंटल बोन पे। मोस्ट कॉमन साइड क्या है, अब यहाँ पे कूप इंजरी की वजह से तो कॉमन साइड नहीं बता सकते, ऑक्सीपिटल लोब बताया गया, पर कहीं भी चोट लग सकती है किसी भी वजह से, है ना। लेकिन कांटरकूप इंजरी का जो है वो सबसे कॉमन है, जो है फ्रंटल या टेम्पोरल लोब, या तो सामने गिर जाएगा पर्सन, या तो पीछे सर के पिछले हिस्से से चोट लगेगी। तो वही चीज है, या तो टेम्पोरल बोन पहले अफेक्ट हो या फ्रंटल बोन, इसके नतीजे में इसके अपोजिट साइड वाली बोन पे हमें फ्रैक्चर और हिमेटोमा डेवलप होता हुआ नजर आएगा। ये है कूप और कांटरकूप इंजरी का कंसेप्ट पूरा, इससे आसान नहीं मिलेगा आपको समझने को। अब आइए ब्रेन सर इंजरी। टेम्पोरल लोब में इंजरी बने तो रीजन कहाँ फॉर्म होगा? है उसके अपोजिट साइड में, अगर मान लीजिए टेम्पोरल बोन में लग रहा है, तो उसके अपोजिट, यहाँ पे हमने पहले ही कहा अपोजिट टू द साइट ऑफ द इम्पैक्ट, दाहिनी तरफ चोट लग रही है तो हमें जो एक्चुअल में इंजरी कहाँ पे सबसे बड़ी दिखाई देगी, बाएं तरफ। पीछे की तरफ अगर चोट लग रही है तो सामने की तरफ, जिस तरफ का भी गिरेगा इंसान उसके अपोजिट साइड में आपको इंजरी जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर नजर आएगी कांटर कूप में। और कूप इंजरी में ये होता है कि सामने खड़ा हुआ था या बैठा हुआ था और किसी दूसरे मूव ऑब्जेक्ट से, मूविंग ऑब्जेक्ट से हमें चोट लग रही है, तो वो कूप इंजरी है। और हमारा हेड अगर मूव करता हुआ वो हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो वो काउंटर कूप इंजरी प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद ब्रेन इंजरी ना, ब्रेन में, यानी इसको हम कहेंगे वही ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी ना। अब अक्सर जो है ये मोटरसाइकिल एक्सीडेंट की वजह से, फॉल, गिर गया सामने वाला पर्सन, या फिर असाल्ट, असाल्ट का मतलब मारपीट के नतीजे में अक्सर लोग सबसे पहले कहाँ पे वार करते हैं, जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो हेड पे ही सबसे पहले वार किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं ब्रेन इंजरी को, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। प्राइमरी ब्रेन इंजरी क्या है, एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जब चोट लगी हो तभी वो इंजरी प्रोड्यूस हो गई हो, एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि चोट लगी तो हो सकता है वहां पे कंट्यूजन हो जाए, या फिर जो है स्किन छिल जाए, लेसरेशन हो जाए, या फिर फ्रैक्चर हो जाए। तो ये तमाम चीजें क्या, एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जैसे ही मारपीट हुई, जैसे ही चोट लगी उसी वक्त ये डेवलप हो गया। दिस इज प्राइमरी ब्रेन इंजरी। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, ब्रेन डैमेज कब हो रहा है, इवेंट हो गया और उसके बाद, यानी प्राइमरी इंजरी हो गई थी उस वक्त तो बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चला, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, एक दिन बाद जाके फिर से उसका इम्पैक्ट जब नजर आने लगे तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। ठीक, ये दो चीजें होगी। अब इसमें एक चीज आती है ब्रेन इंजरी में, बहुत स्पेसिफिक टर्म है, सेरेब्रल कंकशन जिसको हम कहते हैं। कंकशन बेसिकली क्या है, कंकशन क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसरप्शन ऑफ ब्रेन फंक्शन। कोई ट्रामा हुआ, चोट लगी, फ्रैक्चर भले ना हो, लेकिन उसके नतीजे में क्या हो, दिमाग जो है वो अब सही तरीके से काम नहीं कर। पेशेंट चोट लगी उसके बाद कह रहा है उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, लगातार उसके अराउंड द आईज क्या है, अंधेरा छा रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग से उसको जो है आसपास की चीजें वो घूमती हुई महसूस हो रही हैं, डिजीनेस, गिड्डीनेस जिसको हम कहते हैं, या वर्टाइगो हो रहा हो, है ना। ये तमाम चीजें, यानी ये जो ब्रेन फंक्शन है उसके जो फिजियोलॉजी थी अब वो दिक्कत में आ गई है ना। तो इसको कहा जाता है सेरेब्रल कंकशन। और आमतौर से ये कब डेवलप होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट, चोट लगी थी उसके नतीजे में हो रहा है, यानी मेंटल स्टेज, लॉस ऑफ मेमोरी, या फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई वो नजर आ सकती हैं। अब इट रिजल्ट फ्रॉम एक्सिलरेशन या डिसलेरेशन ऑफ हेड, ये क्या चीज है,
एक्सिलरेशन का मतलब क्या, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, कभी जो है सर बहुत तेजी के साथ गया या पीछे की तरफ आया। कार में बैठे हुए अचानक से अगर जो है ब्रेक लग जाए तो हेड जो है वो एक्सिलरेट करता हुआ सामने की तरफ जाएगा, और जैसे ही कार रुकेगी फिर हम पीछे की तरफ लौट के आते हैं, दैट इज डिसिलरेशन। इसके नतीजे में भी होता है ना। अब क्रोनिक, अब बार बार जो है अगर ट्रामा की वजह से इंसेफेलोपैथी, यानी बहुत बाद में इंसेफेलोपैथी अगर डेवलप हो रही, तो उसके बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। उसके बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं, जरा नाम याद रखिएगा, सेरेब्रल कंकशन के नतीजे में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। नाम है, आमतौर से एमनेजिया डेवलप, यानी भूलने की बीमारी डेवलप होती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज्म एक टर्म यूज किया जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज, है ना। आफ्टर एन एक्सीडेंट, कोई चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, पेशेंट तो वो सही से बात कर रहा था उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ था, है ना, और सही से वो अपने एक, जिसका उसका बिहेवियर उस तरीके से वो बिहेव कर रहा था। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जब उससे पूछा गया कि यार जब चोट लगी थी तुम ये बातें बता रहे थे, तो वो कहेगा मुझे याद ही नहीं है। उसको वो सारी चीजें वो भूल गया, रिकवरी के बाद वो भूल गया। तो इसको कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज। सेकंड है रेट्रोग्रेड एमनीजिया। रेट्रोग्रेड अमनेसिया का मतलब ये है कि मुझे चोट लगी और उससे चोट लगने के बाद वाली याददाश्त, उसके बाद मैं रिकवर कर गया तब क्या, लेकिन चोट लगने से पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं भूल गया। प्रिसीडिंग द इवेंट, यानी एक्सीडेंट से पहले के जो इवेंट थे वो मेमोरी खत्म हो गई अब, तो उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। और इसी का अपोजिट है एंटीग्रेड एमनेसिया, यानी एक्सीडेंट के बाद रिकवर तो हो जाए, चोट सही तो हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब उसके बाद के जो इवेंट्स है वो मुझे याद ही नहीं रहे, मैं भूलने लगा। तो इसको कहा जाता है एंटी ग्रेड एमनेसिया। फिर एक टर्म आता है पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। अक्सर जो है चोट लगी, ठीक है, रिकवरी पीरियड चल रहा था, उसी दौरान वो पर्सन था फिर से जो है रूटीन लाइफ में आ गया, यानी वो अपने काम पे वापस आ गया ना, बहुत जल्दी में। तो ऐसे में क्या होगा, पेशेंट जो है अब यही सारी चीजें लेके आएगा अल्ट्रेशन। काम करते करते अचानक से उसे चक्कर आ जाएगा, या फिर बैठा हुआ है उसके चारों तरफ क्या अंधेरा छाने लगे ना, या भूल जाए थोड़ी देर पहले क्या काम कर रहा था, ये तमाम चीजें अचानक से डेवलप होने लगे, तो इसको कहा जाता है पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। फिर एक है सेकेंडरी इम्पैक्ट सिंड्रोम। सेकेंडरी इम्पैक्ट सिंड्रोम क्या है, यानी इसमें अचानक से डेथ हो जाती है। हुआ क्या, एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट जो क्या है वो सरवाइव कर गया था, उस वक्त बच गया, और 2 ही 3 दिन के बाद अचानक से फिर से उसका एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके नतीजे में अब क्या हुआ, दोबारा से उसका कंकशन हो गया ना, सेकंड कंकशन, और इसकी वजह से पेशेंट की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी इम्पैक्ट सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें क्या है, ब्रेन का जो फंक्शन है उसके अल्टरेशन की वजह से ये डेवलप हो रही है, ड्यू टू ट्रामा या ड्यू टू एक्सीडेंट ना। इसको हम कहते हैं सेरेब्रल कंकशन। अब कुछ चीजें और हैं, थोड़ा सा और देखिएगा। एक टर्म है क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी, अभी हम बात कर रहे थे, इसको बहुत सारे नाम से और जाना जाता है, नाम जानना जरूरी है, हम लोग कहते हैं मुतरादिफ जरूर जानना चाहिए। पंच ड्रंक सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है, डिमेंशिया प्यूजिलिस्टिका भी इसको कहा जाता है, और बॉक्सर्स इंसेफेलोपैथी भी इसको कहा जाता है ना। बॉक्सर्स एंसेफेलोपैथी भी, यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे बॉक्सर लोग होते हैं जब तक वो रिंग में रहते हैं, या यूं करें जब तक वो एक्टिव रहते हैं तो उन्हें सब कुछ सही चलता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने स्पोर्ट को, अपने खेल को छोड़ा और नॉर्मल लाइफ में आए, धीरे धीरे जो है, अब जो उन्हें रिपीटेड ट्रामा होता रहता था उस दौरान, अब उसके असर बहुत बाद में जब डेवलप होना शुरू होते हैं, तो उसको कहा जाता है क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी। इसी को पंच ड्रंक सिंड्रोम भी कहते हैं, डिमेंशिया प्यूजिलिस्टिका भी कहते हैं, या बॉक्सर्स इंसेफेलोपैथी भी कहते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यानी धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मोहम्मद अली का देखा होगा लोगों ने, लास्ट में एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, जब तक वो रिंग में था ठीक था, लेकिन जब ओल्डर एज में आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी स्पीड खत्म हो गई। पार्किंसन हुआ था ना सर उनको तो। हाँ, वो हुआ किस लिए था, वो इसी वजह से पार्किंसन हुआ था, बेसिकली वो रिपीटेड ट्रामा की वजह से क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी में चला गया था, उसके नतीजे में उसका हुआ। अब इसमें होता है जब पर्सन को धीरे धीरे चोट लगती है, और जब इसका असर धीरे धीरे आता है ना, तो बाद में क्या होता है, मेमोरी लॉस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, वो होती है मेमोरी लॉस। मेमोरी का लॉस हो जाता है, और पार्किंसन के जितने भी साइन होते हैं सब के सब इसमें देखने को मिलते हैं। पार्किंसन का सबसे इंपॉर्टेंट साइन क्या है, ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रैडिकाइनेसिया। यानी तमाम चीजें, स्पीड क्या है, स्पीड धीरे धीरे वो स्लो होती चली जाती है ना। और फिर
पार्किंसन में एक चीज और होती है, इंटेंशन ट्रेमर्स, वो सारी चीजें पाई जाती है। गेट कैसा होता है, गेट पार्किंसोनियन गेट भी उसको कहते हैं। ड्रंकन गेट। एक, हाँ ड्रंकन गेट, ब्रॉड बेस्ड गेट यही होता है। और डिसआर्थरिया, बोलना कुछ चाहता है बोलता कुछ है ना। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। इसको कहा जाता है क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी। ये तीन चार नाम है, और उसके ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं। और वो क्या होता है कि बहुत बाद में डेवलप होते हैं, एक्टिव लाइफ में नहीं। जब पेशेंट अपने यूं कह लीजिए कि ज्यादातर ये लोग जो है वो एथलीट्स होते थे, तो जब ये खेल को छोड़ चुके होते थे, ओल्डर एज में जाते थे, तब जाके इसके साइन एंड सिम्टम्स मिलते थे। तो ये क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी। अब ना, दिस कंडीशन अकर्स इन एथलीट्स लेट इन देयर कैरियर और ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट, ये चीज है ना। रिजल्ट ऑफ क्यूमुलेटिव रिकरेंट सेरेब्रल कर्न, धीरे धीरे जो, अब मान लीजिए मोहम्मद अली का एग्जांपल हम दे रहे थे, तो क्या वो बॉक्सर था, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ लोगों को मारता ही रहूंगा मुझे चोट नहीं लगेगी। उसको भी लगती थी, तो लगातार वो थोड़ी 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 करके इकट्ठा हो गई बहुत ज्यादा, तो उसके असर बहुत बाद में आना शुरू हो गए थे। ठीक। अब आइए इंट्राक्रेनियल हिमेटोमा, ये लास्ट है इसमें, इसको जरूर देखिएगा ना। कितने टाइप के होते हैं इंट्राक्रेनियल हिमेटोमा? टोटल चार टाइप के जो है वो बताए जाते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, सब एरेक्नाइड और इंट्रा सेरेब्रल। इंट्रा सेरेब्रल। और हेड इंजरी में ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो है, इट इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेड इंजरी। और अक्सर जो है उन पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन काज है डेथ का जिनमें ल्यूसिड इंटरवल पाया जाता है। अभी हम बात करेंगे ल्यूसिड इंटरवल की भी, वो क्या चीज होती है। और उसी ल्यूसिड इंटरवल को एक लाइन में अगर हम कहें, तो टॉक एंड डाई भी उसको कहा जाता है। टॉक एंड डाई यानी बात करते करते अचानक से मौत हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूसिड इंटरवल, उसी को एक तरीके से कहा जाता है। अभी देखिएगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल या इपिड्यूरल हिमेटोमा, एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा ना, कहाँ पे हो रही है ब्लीडिंग, कहाँ पे हो रही है, बिटवीन इनर टेबल ऑफ स्कल एंड मेनिंजीज। मेनिंजीज में क्या, ड्यूरा मैटर, यानी स्कल का जो अंदरूनी हिस्सा है और उसी के जस्ट नीचे क्या होता है, ड्यूरा मैटर होता है। इसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा। मोस्टली क्या होता है, ये ट्रॉमेटिक इन ओरिजिन, यानी चोट के नतीजे में ही ये डेवलप होता है। और कहाँ पे ये डेवलप होता है, ऑन द साइड ऑफ द इम्पैक्ट। आमतौर से ये कहाँ पे डेवलप होता है, ऑन द साइड ऑफ द इम्पैक्ट। और अक्सर जो है इन केसेस में जहां पे चोट लगी होती है वहां पे आपको फ्रैक्चर भी देख, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्कल के जस्ट नीचे ही हिमेटोमा यानी स्कल में फ्रैक्चर जरूर देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, एपिड्यूरल हिमेटोमा में। अब इसका जो साइट या वेसल देख लीजिए, अक्सर जो है कहाँ पे, लेटरल वेसल कौन सी है, लेटरल कॉन्वेक्सिटी ऑफ द हेड, यानी हेड के लेटरल साइड में अगर चोट लग रही है वहां पे हिमेटोमा डेवलप हो रहा है, एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा। तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। ये किसकी ब्रांच है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी? थोड़ा सा एनाटॉमी भी बताइए। सेरेब्रल आर्टरी। हम्म? नहीं, इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी। इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी, इसकी ब्रांच है क्या, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और ये जो है, ये कॉमनेस्ट काज है ना, डायरेक्ट ब्रांच है किसकी, मैक्सिलरी आर्टरी की। और ये कॉमनेस्ट काज है किसका, एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा का। फोरहेड पे अगर चोट लग रही है, तो जो एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी हो सकता है उसमें टीयर हो जाए ना। या अगर ऑक्सीपिट पे लग रही है, तो जो ट्रांसवर्स सिग्मॉइड साइनस हो सकता है कि उनमें टीयर हो जाए, उसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग हो जाए। तो ये सारे क्या है, ये कॉमन। और इसमें सबसे कॉमनेस्ट काज क्या है, इंट्राड्यूरल एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा का, वो है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी ना, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर हो जाना, जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, पेशेंट क्या, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस चली गई, पेशेंट हो सकता है कोमा में भी जा सकता है ना। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट कर जाए। और जो एक चीज है ल्यूसिड इंटरवल किसे, अब एक लाइन में अगर मैं बात करूं ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है आप भले ना जाने, लेकिन ये जरूर याद रख लीजिएगा कि ल्यूसिड इंटरवल पाया किस में जाता है, सबसे कॉमनेस्ट जो पाया जाता है वो इसी में। कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ ल्यूसिड इंटरवल, तो नन अदर देन एपिड्यूरल हिमेटोमा। इट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ल्यूसिड इंटरवल। होता क्या है, ये ल्यूसिड इंटरवल में क्या होता है कि चोट लगी, चोट लगी, पेशेंट जो अनकॉन्शियस हुआ पहले,
उसके बाद फिर से वो क्या हो गया, कॉन्शियस, यानी बेहोशी के बाद दोबारा से होश में आ गया। होश में आ गया, अच्छी अच्छी बातें करने लगा, सबको पहचान रहा था, कायदे से हमें लगा कि सही हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सुनने को आया कि पेशेंट जो है फिर से जो है अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश होगा, और मे भी उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी फेनामेना को क्या कहा जाता है, इसी फेनामेना को कहा जाता है टॉक एंड डाई। यानी उसने बात की और उसके बाद जो है वो मर गए। lucid interval is a temporary period of regained consciousness after a head injury। पेशेंट क्या होता है, एकदम नॉर्मल नजर आता है और सही लगता है, हमें लगता है कि अब वो क्या रिकवर कर गए, लेकिन उसके कुछ देर के बाद, कुछ या एक आध दिन के बाद उसका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फिर खत्म हो जाती है, पेशेंट में गोइंग टू कोमा या फिर डेथ भी हो सकती है उसकी। ठीक। तो ये था एपिड्यूरल हेमाटोमा। और जितने भी इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा है, सबकी डायग्नोसिस के लिए एक टूल है, दैट इज सीटी हेड, कंप्यूटर टोमोग्राफी। हेड की ये सीटी स्कैन कराना जरूरी होता है, तभी हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो है वो है सब ड्यूरल हिमेटोमा। सब ड्यूरल हिमेटोमा यानी कि अब जो ड्यूरा मैटर है उसके अंदर और एरेक्नाइड मैटर के ऊपर, यानी ड्यूरा और एरेक्नाइड के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको कहा जाता है सब ड्यूरल हिमेटोमा। सब ड्यूरल हिमेटोमा। और आमतौर से ये जो हिमेटोमा होता है वो किसके नतीजे में डेवलप होता है, ये वेनस ओरिजिन का होता है ना। कैपिलरी ब्लीड कर रही है या कोई वेन जो है वो रप्चर हो गई, कोई वेन जो है वो रप्चर हो गई, तो उसके नतीजे में जो हिमेटोमा डेवलप होता है वो सबड्यूरल हिमेटोमा डेवलप होता है। आमतौर से ये क्या होता है, ट्रामेटिक होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट की जो हिस्ट्री मिलेगी वो असॉल्ट की, या फिर हो सकता है कि उसको चोट लगी हो, वो गिर गया हो, फॉल हो गया हो ना, ऊंचाई से गिर गया हो, फिर एक्सीडेंट हो गया हो, उसके नतीजे में भी हो सकता है ना। तो ये सारे उसके काज हैं। अब एक चीज और याद रखिए, मोस्ट कॉमन हेड इंजरीज में ये आती है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेड इंजरीज जिसकी नतीजे में पेशेंट की डेथ हो जाती है सब ड्यूरल हिमेटोमा के नतीजे में। commonly seen over the upper lateral surface of cerebral hemisphere and most commonly supratentorial यानी फ्रंटोटेम्पोरल रीजन पे। अक्सर ये उन लोगों में देखने को मिलती है जो अल्कोहलिक्स होते हैं, नशे में उन्हें पता ही नहीं चला और वो गिर गए, चोट लग गई, साइड बाय साइड गिरे, तो फ्रंटो टेम्पोरल रीजन था वहां पे जो है वो चोट लगे और उसके नतीजे में क्या हुआ, सब ड्यूरल हेमेटोमा डेवलप हो गया और इसके नतीजे में पेशेंट जो है अक्सर जो है उनकी डेथ हो जाती है। वेसल्स कौन सी होती हैं, किनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आमतौर से सबसे कॉमन जो है वो रप्चर ऑफ ब्रिजिंग आर कम्युनिकेटिंग वेन्स, या फिर जो ड्यूरल वेनस साइनसेस थे ये रप्चर कर जाएं, या सेरेब्रल कंट्यूजन हो जाए किसी गिरने के नतीजे में ना, या लेसरेशन डेवलप हो जाए, उसके नतीजे में सब ड्यूरल हेमाटोमा डेवलप हो सकता है। सब ड्यूरल हेमाटोमा जो है आमतौर से इसको हम लोग जो डिवाइड करते हैं, तो एक्यूट, सब एक्यूट, या फिर क्रोनिक, है ना, इस तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं। एक्यूट जो होता है वो आमतौर से इंजरी के 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो नजर आता है हमें ना, विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज ऑफ इंजरी, दैट इज एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा। मोस्टली जो होता है ये कैसा होता है, इट इज यूनिलैटरल। आमतौर से ये कैसा होता है, ये यूनिलैटरल होता है, और कुछ केसेस में बाइलेटरल भी मिल सकता है। बट इस एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा में जो मोर्टिलिटी का रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। मोर्टिलिटी इसमें कितनी होती है, 90% केसेस में पेशेंट्स की या जो पर्सन है जिसको सबड्यूरल हेमाटोमा हो रहा है उसकी डेथ हो जाती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, पेशेंट जो है अक्सर जो वो ड्राउजी या कोमा की कंडीशन में मिलता है। हेडेक मिलेगा यूनिलैटरल, यानी जिस साइड में चोट लगी थी उसी साइड में हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो जाए, पैरालिसिस हो जाए। पिपिल्स कैसी मिलेंगी, डायलेट मिलती है। सेकेंड जो होता है दैट इज सब एक्यूट, सब एक्यूट सबड्यूरल हिमेटोमा। ये 4 से 21 दिनों के अंदर अंदर इसके साइन एंड सिम्टम्स, अगर चोट लगी उसके 4 से 21 दिन के अंदर
अगर हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सब एक्यूट सब ड्यूरल हिमेटोमा। और ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू रप्चर ऑफ स्मॉल ब्रिजिंग वेन्स। स्मॉल ब्रिजिंग वेन्स इनके रप्चर की वजह से होता है अक्सर। ये सब एक्यूट सब ड्यूरल हिमेटोमा होता है। मान लीजिए थोड़ी बहुत वहां पे स्वेलिंग भी मिल सकती है, कंफ्यूजन। क्लिनिकल फीचर क्या है? सेम है। ड्राउजीनेस मिलेगा, हेडेक मिलेगा, कंफ्यूजन मिलेगा, पेशेंट जो अक्सर वो भूल जाता है, और हल्की फुल्की जो है उसे हेमीपैरेसिस भी मिलती है ना। मोटिलिटी इसमें क्या होती है? कम होती है मोटिलिटी इसमें, इन कंपैरिजन टू एक्यूट केसेस। सब एक्यूट केसेस में मोटिलिटी बहुत कम होती है। लास्ट जो होता है वो होता है क्रोनिक सब ड्यूरल हिमेटोमा। अब ये काफी दिनों के बाद ना, काफी दिनों के बाद, काफी दिनों का मतलब क्या है? मोर देन 21 डेज। अगर 21 दिनों के बाद साइन एंड सिम्टम्स हमें मिल रहे हैं तो वो हो जाता है क्रोनिक। उसको यहाँ पे डिवाइड किया जाए किसे? क्रोनिक में। अब यहाँ पे पेशेंट क्या लेके आएगा? पेशेंट लेके आएगा हेडेक ना, गेट एबनॉर्मलिटी, हेमीपैरेसिस। बहुत कॉमन है खासतौर से बच्चों में और एल्डरली में। और ऐसे लोगों में क्या होगा? एक हेड ट्रामा की यानी सर पे चोट लगने की हिस्ट्री वो पॉजिटिव होती है। ठीक, ये सब ड्यूरल। नेक्स्ट जो है वो है सब एरेक्नाइड हेमेटोमा। सब एरेक्नाइड हेमेटोमा। अब ये कहाँ पे हो रहा है? जो सब एरेक्नाइड स्पेस है यानी बिटवीन एरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर, इसमें अगर हिमेटोमा हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सब एरेक्नाइड हिमेटोमा। और अक्सर जो होता है इसमें सीएसएफ भी मिक्स, इस वाले हिमेटोमा सब एरेक्नाइड हिमेटोमा में क्या होगा? सीएसएफ भी मिक्स होता है ना। साइट कहाँ है? आमतौर से जो बेस का एरिया है मोस्टली जो होता है वहां पे ना, जो बेसल डिस्ट्रीब्यूशन इसका पाया जाता है। अब इसके जो काज होते हैं, नॉन ट्रामेटिक काज होते हैं, ट्रामेटिक काज होते हैं। दो तरीके के इसके काज होते हैं। नॉन ट्रामेटिक काज में क्या है? यानी बिना चोट की वजह से हो रहा है। तो रप्चर ऑफ डेवलपमेंटल कोई एन्यूरिज्म बन रहा था, और एन्यूरिज्म आमतौर से कहाँ पे? हेड में। कहाँ पे एन्यूरिज्म बनेगा? सर्कल ऑफ विलिस में, है ना। Will. है ना। तो इसका कोई एन्यूरिज्म थी जो अभी बन रही थी वो रप्चर कर गई, या आर्टेरियो वेनस माल फॉर्मेशन था उसके नतीजे में होने लगा, या इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज था जो लीक करके किस में आ गया? सब एरेक्नाइड स्पेस में आ गया, या फिर ब्लड वेसल्स में कोई एथेरोस्क्लेरोटिक चेंज हो रहा था उसके नतीजे में सब एरेक्नाइड हेमेटोमा डेवलप हो गई। ये तो नॉन ट्रामेटिक काज था। ट्रामेटिक काज क्या है? सेरेब्रल कंट्यूजन या लेसरेशन, चोट लगी उसके नतीजे में कंट्यूजन हुआ, थोड़ा गहरी चोट थी तो अंदर की तरफ सब एरेक्नाइड स्पेस में हिमेटोमा डेवलप हो गया। एक्सप्लोजिव ब्लास्ट उसकी वजह से, स्ट्रेंगुलेशन से अगर एस्फिक्सिया डेवलप हो रही है या ट्रमेटिक एस्फिक्सिया है तो उसके नतीजे में भी, या एक्सीडेंट है, फॉल है ना, इंट्राक्रैनियल हेमरेज है, वो सब एरेक्नाइड स्पेस में आ गया। तो ये तमाम चीजें, ये क्या है? ये ट्रमेटिक काज है इसके, सब एरेक्नाइड हेमेटोमा के। क्लिनिकल फीचर क्या? सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर अनयूजुअल हेडेक। अब इस तरीके का जो हेडेक होता है अचानक से आए और बहुत तेज आए, साथ में क्या हो? नाजिया एंड वोमिटिंग हो, और नेक स्टिफनेस फोटोफोबिया भी मिल रही हो, तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो सडन ऑनसेट सीवियर अनयूजुअल हेडेक होता है इसी को कहा जाता है, एक और टर्म है, थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप हेडेक इतना सीवियर हेडेक होता है, इसका नाम ही दे दिया गया थंडर क्लैप हेडेक, है ना। और नाजिया वोमिटिंग, नेक स्टिफनेस और फोटोफोबिया, ये सारे के सारे क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। डायग्नोस्टिक टूल एक ही है तमाम तरीके के हेमेटोमा में, सीटी हेड। सीटी हेड इसी से होगा। फिर एक लास्ट है जिसका नाम है क्या? इंट्रासेरेब्रल हिमेटोमा। इंट्रासेरेब्रल यानी विद इन सेरेब्रल टिश्यूज। यहाँ पे अगर हो रहा है हेमरेज फाउंड विद इन द सेरेब्रल पैरेन्काइमा ना, तो उसको हम कहेंगे इंट्रा सेरेब्रल हिमेटोमा। जो ब्रेन के सरफेस पे ना हो बल्कि अंदर की तरफ अगर हिमेटोमा डेवलप हो रहा है तो उसको कहा जाता है इंट्रा सेरेब्रल हिमेटोमा। काज क्या है? सबसे कॉमनेस्ट काज जो होता है वो हाइपरटेंशन होता है, ये नाम याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग या इंट्रा सेरेब्रल हिमेटोमा इज हाइपरटेंशन। इसके बाद जो है सेकंड जो है वो होता है ट्रामा। सेकंड क्या होता है? ट्रॉमा। फिर ब्रेन का लेसरेशन है, कैपिलरी हेमरेज है, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस, ये तमाम चीजें हैं। बट सबसे कॉमनेस्ट का इंट्रासेरेब्रल हिमेटोमा का वो होता है हाइपरटेंशन।
ये याद रखिएगा इसको। अब इसमें इसको जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसमें भी अचानक से जो होता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं? कहने का मतलब जो है पेशेंट जो है वो भूलने लगे, उसको हेडेक होने लगा अचानक से, है ना, ब्लरिंग ऑफ विजन है, फोटोफोबिया डेवलप हो जाए, दीज आर फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, है ना, वोमिटिंग एंड हेडेक हो रहा है। कंट्रालैटरल हेमीपैरेसिस इसमें होती है, इसमें कैसी होती है? कंट्रालैटरल, कंट्रालैटरल का मतलब आपको जिस साइड में हिमेटोमा डेवलप हो रहा है उसके अपोजिट साइड में, यानी मान लीजिए कि राइट साइड में हिमेटोमा है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में अगर हिमेटोमा है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगी? पैरालिसिस डेवलप हो जाती है। लेफ्ट साइड में पैरालिसिस डेवलप होती है। अगर आप थोड़ा सा ब्रेन की एनाटॉमी पढ़े, ब्रेन की एनाटॉमी अगर हम पढ़ रहे हैं, तो एक होता है महलू तहदीक, नाम याद है महलू तहदीक का? थोड़ा सा यूनानी पे भी आ गया मैं। आई वाले पोर्शन में, उसमें उमूर तबिया में है महलू तहदीक। आपने कियाज्मा का नाम सुना है? Yes, sir. Yes. यही है ना। अब क्या होता है, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं वो डायरेक्ट नहीं आती, बल्कि वो क्या करती हैं, ये इस तरीके से ट्रेवल करती हैं, Cross. क्रॉस, है ना। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हीमेटोमा हो रहा है राइट साइड में, बट ये पूरा सप्लाई इसकी कहाँ हो रही है? लेफ्ट साइड में हो रही है। तो इस तरीके से इसी को हम कहते हैं कंट्रालैटरल हेमीपैरेसिस, यानी इसके नतीजे में राइट साइड में हीमेटोमा के नतीजे में पैरेसिस, हेमीपैरेसिस कहाँ पे या पैरालिसिस कहाँ पे मिल रही है? लेफ्ट साइड में मिल रही है, इंट्रासेरेब्रल हीमेटोमा में। और अब जरा सा यहाँ पे देखिएगा, इन्हीं के ये एक लाइन ये जरूर याद रखिएगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमेटोमा या एपिड्यूरल हीमेटोमा जो है, इसका मोस्ट कॉमन काज क्या है? ट्रामा। और अक्सर जो है इसमें स्कल फ्रैक्चर भी देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी सबसे कॉमनेस्ट है। सब ड्यूरल हीमेटोमा ये भी ट्रामा के नतीजे में होता है। वेनस सोर्स ऑफ ब्लीडिंग जो है वो वेन है। ब्रिजिंग वेन्स मोस्ट कॉमनली जो है इन्हीं के रप्चर की वजह से होता है। सब ड्यूरल सब एरेक्नाइड हीमेटोमा या सब एरेक्नाइड हेमरेज, ये बेर्री एन्युरिज्म जो है उसके रप्चर के नतीजे में, सबसे कॉमनेस्ट एटियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है? आर्टेरियल है। या इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज जो हो रहा है, हाइपरटेंशन इसका सबसे कॉमनेस्ट काज है। और कौन सी? लेंटिकुलर स्ट्रिएट आर्टरी ये रप्चर कर जाती है, जिसकी वजह से हेमरेज होता है, इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग होती है। ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉमनेस्ट काज ऑफ थंडर क्लैप हेडेक, कॉमनेस्ट काज ऑफ थंडर क्लैप हेडेक, ये क्या है? सब एरेक्नाइड हेमरेज, Subarachnoid. सब एरेक्नोइड हेमरेज। अब ये बताइए कि थंडर क्लैप हेडेक को आप कैसे डिस्क्राइब करें? कोई पूछे व्हाट इज थंडर क्लैप हेडेक, कहें वो हेडेक, वो सरदर्द जो 1 मिनट से भी कम टाइम में, लेस देन 1 मिनट, अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे पहुंच जाए, है ना, अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी में, कितने में? लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम टाइम में। तो उसको हम कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक। और इसका जो सबसे कॉमनेस्ट काज है वो है सब एरेक्नाइड हेमरेज, है ना। हेड इंजरी की वजह से सबसे कॉमनेस्ट हेमरेज जो होता है वो होता है सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज। और अक्सर जो है ये फैटल होता है, इसमें डेथ हो जाती है। ठीक। अच्छा, एक चीज रह गई, ल्यूसिड इंटरवल किस में पाया जाता है? Epidural. ल्यूसिड, एपिड्यूरल, Epidural. एपिड्यूरल हीमेटोमा में, एपिड्यूरल हीमेटोमा में ल्यूसिड इंटरवल पाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, एक्यूट हेड इंजरी है, हिमेटोमा है, इन तमाम चीजों में क्या? नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, यही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अब मान लीजिए कि सीटी स्कैन कराया गया, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, कैसे पता लगेगा? बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप्ड जो है हिमेटोमा हमें नजर आता है। कैसा बाई कॉन्वेक्स का मतलब? एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, और उसके बाद ऐसे हो जाए। इस तरीके का अगर हिमेटोमा हमें देखने को मिल रहा है सीटी स्कैन में, तो ये हो जाता है किसका? एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा की डायग्नोसिस। सब ड्यूरल हिमेटोमा में क्रिसेंटिक ओपेसिटी आपको मिलती है। क्रिसेंटिक का मतलब किस तरीके की शक्ल का? Chant. चांद की Moons. शक्ल का होगा। ये इस तरीके की शक्ल का अगर मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि सब ड्यूरल हीमेटोमा हुआ है। और सब एरेक्नाइड हेमरेज अगर हो रहा है, तो हाइपरडेंस ब्लड प्रेशर, मतलब जो है जो बेसल सिस्टर्न है या जो फाग सेरेब्राई है,
उसके अंदर जो है ब्लड का कलेक्शन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो वो सब एरेक्नाइड हेमरेज की डायग्नोसिस होगी। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को और क्या कहते हैं हम? अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आ गई। सिग्नेचर फ्रैक्चर, सिग्नेचर फ्रैक्चर कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर को। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में एक चीज और थी, बच्चों में बहुत कॉमन उस तरीके का फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक। अरे नहीं, पॉन्ड वाला भी, हाँ ग्रीन स्टिक होता है। पर ग्रीन स्टिक की एक खास बात क्या है कि उसमें लीनियर फ्रैक्चर तो होता है बट हड्डी जो है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहती है, बस हल्का सा क्रैक पड़ जाता है। और यहाँ पे पॉन्ड फ्रैक्चर जो है, पिंग पोंग फ्रैक्चर जो है, वो भी क्या डिप्रेस्ड फ्रैक्चर की तो टाइप है। यस सर। है ना? ब्लो आउट फ्रैक्चर में क्या साइन मिलती है? टीयर ड्रॉप साइन मिलती है। और नोडलिंग फेस साइन या नोडिंग फेस साइन ये हिंग या मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर में क्यों? क्योंकि जो बेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, सर के दो हिस्से कह लीजिए, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से जो है वो लगातार जो है वो हिलते रहते हैं बिना मतलब कुछ किए। तो इसको कहा जाता है कि फेस जो है वो नोडिंग है। तो नोडिंग फेस साइन जो है वो हिंग या मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर में पाया जाता है। ये था थोड़ा सा किसके बारे में, रीजनल इंजरीज में। और रीजनल इंजरीज का मतलब हेड इंजरी से रिलेटेड तमाम चीजें थी। तो कुछ चीजें तो बड़ी अच्छी है इसमें मिली हैं, एनाटॉमी से भी रिलेटेड है, और प्लस काम की चीजें एग्जाम में भी जो है इससे आपको फायदा हो सकता है। बाकी कुछ पूछना हो आपको एग्जाम से रिलेटेड या इससे भी रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, देखिए ज्ञान देने को तो हम सब चीज का दे सकते हैं, भले ना आए कुछ, ना थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हर चीज का रहता ही है। सर ईसीजी का क्लास कब लेंगे? ईसीजी क्लास ईद बाद इंशाल्लाह। अभी दोपहर में ना पता नहीं कि जैसे आज मुझे ये था कि दोपहर में क्लास लेना है, लेकिन पता चला कि 17 तारीख से पहले पहले हमें पेपर बना के सबमिट करना था, तो बैठ के पेपर बनाने लगे। तो इस नतीजे में ये हुआ कि चलो नाइट में क्लास ले लेंगे। तो कुछ ना कुछ जैसे कॉलेज वाले भी कुछ ना कुछ काम पकड़ा देते हैं, तो अक्सर जो है वहीं पे टाइम खत्म हो जाता है। और रमजान में वैसे भी दोपहर आते आते फिर मन नहीं करता किसी चीज का ना। तो ईसीजी क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसको ईद बाद पे रखिए, और इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, भागूंगा नहीं मैं। ईसीजी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और जितना ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा उतना ही ज्यादा मुझे फायदा होगा, आप भले उसको ना याद कर पाए। ईसीजी है। और डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिहाज से जो ये आर्थराइटिस या यूं कह लीजिए कि पूरा का पूरा जो रिमेटिज्म है, रिमेटोलॉजी है, ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। फीवर में ये बताइए कि ये वाला फीवर, टाइफाइड फीवर पढ़ाया है मैंने? नो। यस यस है। पढ़ाया है ना? यस। हाँ चलिए ठीक है, टाइफाइड अगर हो गया तो समझ लीजिए। हाँ ठीक ठाक है। टाइफाइड में अगर टाइफाइड को हम ट्रीट नहीं करते हैं तो उसका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? परफोरेशन हो जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइनल परफोरेशन। किस वीक में सबसे कॉमन है? थर्ड वीक में। थर्ड वीक में। थर्ड वीक में ये। और उसका वो फार्मूला याद रखिएगा कि किस वीक में कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, ये वाला। बासु फर्स्ट, एग्लूटिनेशन सेकेंड वीक में, स्टूल कल्चर थर्ड में, और यूरिन कल्चर फोर्थ वीक में, है ना? ये जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन